दो बहनों ने पैसे बचाने के लिए बहुत मेहनत की और आखिरकार एक अपार्टमेंट खरीदा। उन्हें लगा था कि अब उनकी जिंदगी में खुशियों की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उन्हें क्या पता था, जिस घर को खरीदने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी, वो असल में एक भूतिया घर था। घर में शिफ्ट होने के कुछ ही दिन बाद ऊपर से आने वाली आवाज़ों ने जूही को बिल्कुल हद तक परेशान कर दिया। इसलिए उसने सीलिंग पर स्पंज पैड्स चिपकाने का फैसला किया ताकि शोर कम हो सके। लेकिन जैसे ही वो काम खत्म करने वाली थी, ऊपर से वही चिढ़ाने वाली आवाज़ फिर से गूंज उठी। जूही ने तुरंत अपना कैमकॉर्डर निकाला आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि बाद में ऊपर रहने वाले पड़ोसी से बात करते वक्त इसे सबूत के तौर पर दिखा सके। लेकिन अगले ही पल बालकनी से एक अजीब सी घिसने वाली आवाज़ आई। अचानक फ़ोन बज उठा। जूही ने बिना ज्यादा सोचे कैमकॉर्डर को टेबल पर रख दिया, बिल्कुल बालकनी की तरफ पॉइंट करते हुए। फोन के दूसरे सिरे पर कोई बोल नहीं रहा था। तभी ऊपर से जोर का धमाका हुआ और घर की सारी लाइट्स अचानक बंद हो गईं। जूही अभी हैरान ही थी कि लाइट्स फिर से नॉर्मल हो गईं। ऊपर से आवाज अभी भी आ रही थी। अब जूही और बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो तय कर चुकी थी कि अब ऊपर जाकर उनसे झगड़ा करेगी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी वक्त बालकनी पर एक औरत का साया खड़ा था और वही अजीब सी घिसने वाली आवाज एक बार फिर गूंज उठी। और बस उसी पल जूही गायब हो गई। 4 दिन बाद कंपनी को एहसास हुआ कि जूही काम पर नहीं आई है। इसलिए उन्होंने पुलिस को फोन किया और पुलिस ने जूही की बहन जुआंग से संपर्क किया। जुआंग पिछले काफी वक्त से कंपनी के डॉर्मेट्री में रह रही थी, लंबी ओवरटाइम शिफ्ट्स की वजह से। इसलिए उसका अपनी बहन से काफी दिनों से कोई कांटेक्ट नहीं था। जब वो घर लौटी तो उसने दरवाजे पर एक नोट चिपका हुआ देखा, जिसमें लिखा था, घर के अंदर शोर मत करो। अंदर जाते ही उसने देखा कि लिविंग रूम बिल्कुल बिखरा हुआ था और उसकी बहन का बेडरूम पूरी तरह से उजड़ चुका था। ये देखकर जुआंग गुस्से से भर गई। उसने तुरंत अपनी बहन को फोन लगाया, लेकिन फोन बंद था। उसे याद आया कैसे जूही अक्सर ऊपर से आने वाले शोर की शिकायत करती थी, लेकिन जुआंग को सुनने में प्रॉब्लम थी और हियरिंग एड के बिना वो कुछ सुन नहीं पाती थी। इसलिए वो कभी जूही की तकलीफ समझ ही नहीं पाई। उसने तो ये भी कह दिया था कि जब घर खरीद ही लिया है तो चाहे कुछ भी हो, हमें इसके साथ एडजस्ट करना ही पड़ेगा। और ये सुनकर जूही बिल्कुल चुप रह गई थी। अब जुआंग को शक होने लगा कि शायद उसकी बहन का गायब होना इसी शोर से जुड़ा हुआ है। इसलिए वो जूही के ऑफिस गई और उसकी सबसे करीबी कुलीग खुने से बात की। खुने ने बताया कि जब भी जूही उससे फोन पर बात करती थी, वो हमेशा पूछती थी कि तुम्हें कोई अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है क्या? लेकिन खुने ने कुछ नहीं सुना था। बाद में जुआंग घर लौटी और उसे जूही का फोन मिल गया, लेकिन वो बिल्कुल डेड था, बंद पड़ा था। ये बात उसे बहुत अजीब लगी, क्योंकि जूही अपना फोन हमेशा साथ रखती थी और अब वो घर पर ही छोड़ दिया गया था। जुआंग ने फोन चार्ज करने का फैसला किया, शायद कोई क्लू मिल जाए। लेकिन जब वो जमीन से चार्जिंग केबल उठाने के लिए झुकी तो उसकी नजर एक बड़े से सड़े हुए दाग पर पड़ी। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही दरवाजे पर नॉक हुआ। उसने समझाया कि लगभग 10 साल पहले कुछ लापरवाह निवासी वहां कचरा फेंका करते थे। समय के साथ साथ ये कचरा जमा होता गया और आज जिस हालत में है उस गंदी जगह में बदल गया। उन निवासियों को रोकने के लिए गार्ड ने बेसमेंट का दरवाजा बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी कुछ लोग आसानी के लिए खिड़की से ही कचरा अंदर फेंकते रहे। उसे साफ करने में करोड़ों वॉन का खर्चा आता और क्योंकि कोई भी इतना पैसा देने को तैयार नहीं था, इसलिए ये मामला यूं ही अधूरा छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद जुआंग ने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह घर लौट आई, ताकि उसे अपनी बहन को ढूंढने के लिए ज्यादा समय मिल सके। उसी दिन उसका जन्मदिन भी था। किमची से भरी हुई टेबल को देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसे अपनी बहन की याद आ गई। जूही जानती थी कि जुआंग को किमची बहुत पसंद है, इसलिए हर जन्मदिन पर वो उसके लिए ढेर सारी किमची बनाया करती थी। लेकिन इस साल उसे साझा करने के लिए जूही मौजूद नहीं थी। तभी जुआंग के दिमाग में एक ख्याल आया और उसने फैसला किया कि अपना जन्मदिन फोन का पासवर्ड डालकर देखे। हैरानी की बात यह थी कि फोन अनलॉक हो गया। फोन खोलते ही उसे कई सारी रिकॉर्डिंग्स मिल गईं। उसने बिना सोचे समझे एक रिकॉर्डिंग चला दी,
लेकिन सिर्फ 2 सेकंड के अंदर ही एक बहुत तेज धमाका उसके कानों में गूंज उठा। क्योंकि उसने हियरिंग एड पहनी हुई थी, वो समझ ही नहीं पाई कि आवाज ऊपर से आई थी या फोन के अंदर से। बाद में वो बेडरूम में गई और दोबारा सुनने लगी। उसे अपनी बहन की आवाज सुनाई दी, शिकायतों से भरी हुई, बेबसी से भरी हुई। तब उसे समझ आया कि उस वक्त जूही कितनी ज्यादा मजबूर हो चुकी थी। फिर रिकॉर्डिंग्स में जैसे किसी और शख्स की आवाज भी सुनाई दी, लेकिन वो कभी समझ नहीं पाई कि क्या कहा जा रहा था। उसे महसूस हुआ जैसे वो आवाज बिल्कुल उसके पास ही हो, लेकिन जब उसने इधर उधर देखा वहां कोई भी नहीं था। अगला ही पल उसे लगा जैसे उसके कान के पास उसकी बहन की आवाज गूंज उठी। डर के मारे उसने फोन जोर से फेंक दिया। थोड़ी ही देर बाद डोरबेल फिर से बज उठी। इस बार जुआंग ने साफ साफ अपनी बहन की आवाज सुनी, बाहर से, एक ही वाक्य बार बार दोहराते हुए। उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत है। उसने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया और पीप होल से झांक कर देखा। बाहर खड़ी शक्ल की आंखों की पुतलियां बिल्कुल काली हो चुकी थीं। वो जूही नहीं थी। उसी पल वो अजीब घिसने वाली आवाज फिर से सुनाई दी और उसके साथ एक बेहद तेज चुभने वाली चीख। वो आवाज जुआंग को इतना सताने लगी कि वो जमीन पर गिर पड़ी। अगला ही पल वो अचानक नींद से जाग उठी, लेकिन वो अभी भी तय नहीं कर पाई कि जो कुछ हुआ था वो सपना था या हकीकत। कुछ देर बाद खुने जुआंग से मिलने आया। बातचीत के दौरान जुआंग को पता चला कि वो असल में जूही का बॉयफ्रेंड था। दोनों पिछले 6 महीने से छुप छुप कर रिश्ता निभा रहे थे, लेकिन कई दिनों से वो जूही से संपर्क नहीं कर पाया था, इसलिए मदद मांगने आया था। दोनों मिलकर स्थानीय डिस्ट्रिक्ट ऑफिस गए। वहां एक अधिकारी ने बताया कि कुछ महीने पहले अपार्टमेंट नंबर 604 में रहने वाली एक औरत ने शोर की शिकायत की थी और ये भी कहा था कि उसे भूतों दिखते हैं। कुछ दिन बाद उसके घर से बदबू आने लगी और जब दरवाजा खोला गया तो पता चला कि उसने फांसी लगा ली थी। ये सुनते ही जुआंग के बदन में एक ठंड सी दौड़ गई। ये सोचकर ही कि जिस घर में वो रह रही है वहां कभी एक लटकती हुई लाश थी, उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन से भर गई। उसके बाद खुने भी जुआंग के साथ घर लौट आया। इस बार फिर से दरवाजे पर एक बड़ा सा नोट चिपका हुआ था, जिसमें लिखा था, घर के अंदर शोर मत करो। जुआंग को पूरा यकीन था कि ये काम नीचे रहने वाले जंग सिम का ही है। थोड़ी ही देर बाद खुने ने जूही के लिए मिसिंग पर्सन के पोस्टर बनाने शुरू कर दिए। इसी बीच जुआंग को पुलिस का फोन आया। पूछा गया कि क्या कोई नया सुराग मिला। जुआंग ने जंग सिम की धमकियों के बारे में बताया और जोर देकर कहा कि उसकी बहन के गायब होने का ताल्लुक उसी से है, लेकिन बिना सबूत के पुलिस जंग सिम को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। पुलिस से ही उसे पता चला कि अपार्टमेंट के पास एक सर्वेलेंस कैमरा लगा हुआ है। जांच के बाद ये सामने आया कि जूही ने कभी भी बिल्डिंग छोड़ी ही नहीं थी। जुआंग को पूरा विश्वास हो गया क्योंकि उसकी बहन का फोन और वॉलेट अभी भी घर पर थे और वो बाहर नहीं गई थी, तो जरूर वो जंग सिम के अपार्टमेंट में ही कहीं छुपी हुई होगी। उसने पुलिस से बार बार गुहार लगाई कि जंग सिम की पूरी तलाशी ली जाए, लेकिन सिर्फ शक के आधार पर पुलिस के पास किसी के घर की तलाशी लेने का कोई हक नहीं था। ज्यादा देर नहीं हुई और डोरबेल फिर से बज उठी। इस बार दरवाजे पर खड़ा शख्स जंग सिम ही था। खुने सामने आया और उससे बात करने लगा, जबकि जुआंग छुपकर सब कुछ देख रही थी। दरवाजा खुलते ही जंग सिम ने देखा कि सामने एक आदमी है तो उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। फिर भी उसकी नजर अंदर की तरफ गई, जैसे उसे पूरी तरह पता हो कि जुआंग घर के अंदर मौजूद है। उसने बस इतना कहा कि कृपया घर में शोर ना करें, और बिना कुछ और बोले वो मुड़कर चला गया। अपार्टमेंट 504 के दरवाजे पर लौटकर जुंग सिम ने छुपा हुआ एक चाकू निकाला, जैसे शोर के दबाव ने उसे पागलपन के किनारे ला खड़ा किया हो। कुछ ही समय बाद जुआंग ने अपनी बहन के लापता होने के पोस्टर हर जगह लगाने शुरू कर दिए। इसी दौरान उसकी नज़र एक छोटे लड़के पर पड़ी जो बेसमेंट की खिड़की को गौर से देख रहा था। जुआंग को जिज्ञासा हुई, वो भी झुककर देखने लगी। लड़का अचानक खड़ा हुआ और वहां से चला गया। तब जुआंग ने अपनी टॉर्च चलाई और ध्यान से झांक कर देखा। तभी 804 में रहने वाली जोंगुन अचानक उसके पीछे आ खड़ी हुई। उसने जुआंग को चेतावनी दी कि वो कॉम्प्लेक्स में लापता होने के पोस्टर न लगाए। उसने कहा,
इस साल रीडेवलपमेंट का वोट होने वाला है और रेजिडेंस कमेटी का हेड किसी भी तरह का स्कैंडल बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर इलाके का नाम अफवाहों से खराब हो गया तो रीडेवलपमेंट की मंजूरी खतरे में पड़ जाएगी और घरों के दाम तेजी से गिर जाएंगे। घर लौटकर जुओंग अपनी बहन के पोस्टर को खाली नजरों से देखती रही। तभी दरवाजे का लॉक अचानक खुलने की आवाज आई और उसकी आंखों के सामने जूही खड़ी थी, जो पिछले कई दिनों से लापता थी। बिना कुछ सोचे जुओंग भागकर उससे गले लगाने लगी, लेकिन जूही ने उसे जोर से धक्का दिया और सीधा अपने बेडरूम में चली गई। घबराई हुई जुओंग उसके पीछे भागी, पूछने के लिए कि वो इतने दिनों तक कहाँ थी। लेकिन जैसे ही वो कमरे में घुसी, वहां कोई भी नहीं था। जूही गायब हो चुकी थी। तभी लिविंग रूम से कुछ गिरने की आवाज आई। उसी पल जुओंग को समझ आ गया ये फिर से एक बुरा सपना था। वो खुद को शांत करने के लिए रसोई में पानी पीने गई, लेकिन गलती से बैल्कनी की तरफ देखा। वहां उसे एक साया जैसा कुछ दिखाई दिया। डर के मारे वो भागने ही वाली थी कि तभी जुंग सिम अचानक उसके दरवाजे पर आ गया। वो बार बार लॉक का कोड डालने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच बैल्कनी पर जो साया था वो गायब हो चुका था। जुओंग ने बिना देर पिए रसोई से एक चाकू उठाया और सीधा बैल्कनी पर चली गई। अच्छी तरह जांच करने के बाद जब उसे कुछ भी नहीं मिला तो उसने पीप होल से झांक कर देखा। जुंग सिम जा चुका था। तब जाकर उसने चैन की सांस ली। उधर जुंग सिम शोर से पूरी तरह पागल हो चुका था। वो मंजिल दर मंजिल आवाज के सोर्स को ढूंढता फिर रहा था। जल्द ही उसका सब्र टूट गया और वो हॉलवे में गुस्से से चीखने लगा। अचानक मुड़ते हुए उसकी नज़र एक दरवाजे के ऊपर वाले कोने पर पड़ी, जहां से कोई उसे घूर रहा था। उसी पल मोशन सेंसर लाइट जल उठी। जुंग सिम में और ध्यान से देखने के लिए सर घुमाया और फिर वो भागने लगा, बार बार पीछे मुड़कर देखते हुए। इसी दौरान वो गलती से शीशे से टकरा गया और नीचे गिरकर अपनी जान गंवा बैठा। अगली सुबह जुओंग ने पुलिस सायरन की आवाज सुनी और भागकर नीचे पहुंची। वहां उसने देखा मरने वाला आदमी जुंग सिम ही था। पहले जिस पुलिस ऑफिसर से वो बात कर चुकी थी वो उसके पास आया। जुओंग ने तुरंत बताया कि मरने वाला 504 का रहने वाला है और उनसे गुहार लगाई कि उसके घर की तलाशी ली जाए, शायद उसकी बहन वहीं हो। लेकिन पुलिस ने बताया कि तलाशी हो चुकी है और वहां कुछ भी असामान्य नहीं मिला, न किसी को छुपाने का सबूत, न किसी के होने का निशान। पुलिस को लगा कि बहन के गायब होने के स्ट्रेस में जुओंग बस चीजों की कल्पना कर रही है। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि बिना सबूत किसी पर आरोप न लगाए। तभी रेजिडेंस कमेटी की हेड भी वहां आ गई। उसने सख्त लहजे में कहा कि जुओंग परेशानी फैलाना बंद करे, वरना उसे पछताना पड़ेगा। उसने ये भी कहा कि अपार्टमेंट 604 श्रापित लगता है। जो भी वहां रहा या तो पागल हो गया और उसके ऊपर नीचे रहने वाले भी नॉर्मल नहीं रहे। जुओंग उसकी बात समझ नहीं पाई, इसलिए वो 804 में रहने वाली जोंग उन से मिलने चली गई। तभी एक छोटी लड़की उसके पीछे से भागती हुई निकली। जोंगुन ने बताया कि वो उसकी शरारती बेटी है। जोंगुन ने फिर सच बताया। उसने कहा पहले 704 में रहने वाली औरत उसे हमेशा शोर का दोष देती थी। बदला लेने के लिए वो कुर्सी पर चढ़कर कढ़ाई से सीलिंग पे जोर जोर से मारने लगी ताकि उसे भी वैसा ही महसूस हो। लेकिन इस शोर से 604 में रहने वाला आदमी भड़क उठा। गुस्से में वो 704 में घुस गया और उस औरत पर हथौड़े से हमला कर दिया। गलती का एहसास होते ही वो भाग निकला, लेकिन वो औरत तुरंत नहीं मरी। अपनी आखिरी सांसों में वो मदद के लिए दीवारों और फर्श को पीटती रही और उसके मुंह से दांत पीसने की भयानक आवाज आती रही। पड़ोसियों ने उसे सिर्फ शोर समझकर नजरअंदाज कर दिया। जब उसकी लाश मिली तो रीडेवलपमेंट फेल होने के डर से सभी निवासियों ने चुप रहने का फैसला किया। उस दिन के बाद 604 में रहने वाला आदमी गायब हो गया और आज तक किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया। जुओंग ने फिर पूछा, क्योंकि अब 704 में रहने वाली जोंगुन थी, कि वहां से रोज अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन जोंगुन ने कहा उस औरत की मौत के बाद से 704 बिल्कुल खाली है। ये सुनकर जुओंग सन्ना रह गई। जब वो घर लौटी तो उसके दरवाजे पर एक और नोट चिपका हुआ था और इस बार उसे और भी ज्यादा डर लगा, क्योंकि अब तक वो समझती रही थी कि ये सब 504 वाला जुंग सिम कर रहा था। लेकिन अब जब जुंग सिम मर चुका था तो इसका मतलब था कोई और था जो पर्दे के पीछे से सब कुछ कर रहा था। इस बार वो कागज बिल्कुल खाली था,
लेकिन जैसे ही जुआंग ने उसे खींचकर उतारा, उसकी सांसें थम सी गईं। दरवाजे पर खून से लिखे हुए शब्द गहरी लकीरों में गुदे हुए थे, नर्क में जा। अगले दिन जुआंग ने फिर से अपनी बहन के लापता होने के पोस्टर पूरे कॉम्प्लेक्स में लगाने शुरू कर दिए। इसी दौरान रीडेवलपमेंट की मीटिंग चल रही थी। रेजिडेंस कमेटी की अध्यक्ष झुंग सिम की मौत पर झूठी सी संवेदना जता रही थी। तभी भीड़ के बीच से गुजरते हुए जुआंग की नज़र जमीन पर पड़े अपनी बहन के पोस्टर पर पड़ी, जो पैरों तले कुचला जा चुका था। उस पल दुख और गुस्से का मिला जुला जज्बा उसके अंदर आग की तरह भड़क उठा। उसका शरीर कांपने लगा। उसने अचानक चेयरमैन के हाथ से माइक्रोफोन छीन लिया और जोर से चिल्लाई, इस कॉम्प्लेक्स में मेरी बहन रहस्यमय तरीके से गायब हुई है। मुझे रीडेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ अपनी बहन चाहिए। चेयरमैन घबरा गया, उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। दोनों के बीच तेज बहस छिड़ गई, जब तक निवासियों ने बीच बचाव करके उन्हें अलग नहीं कर दिया। लेकिन जुआंग रुकने वाली नहीं थी। वो चिल्लाती रही, मेरी बहन इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर कहीं छुपाई गई है। तभी खून वहां पहुंच गया। उसने हालात देखीं और जुआंग को खींचकर एक तरफ ले गया। उसने बताया कि अपनी जांच में उसे पता चला है कि 604 में रहने वाला आदमी कभी भी सर्वेलेंस में बिल्डिंग से बाहर जाता हुआ नहीं दिखा। इसका मतलब था वो शायद अभी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर ही छुपा हुआ है। ये सुनते ही जुआंग के दिमाग में बेसमेंट का ख्याल आया। वहां इतनी भयानक बदबू थी कि किसी ने कभी उस जगह की पूरी तलाशी ही नहीं ली थी। दोनों ने हिम्मत जुटाई और बेसमेंट में उतर गए। कचड़े के ढेरों में अलग अलग होकर तलाशी लेने लगे। इसी दौरान खून कैमकॉर्डर से रिकॉर्डिंग करते हुए एक कोने की तरफ बढ़ा और अचानक उसे एक साया दिखा। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, फिर फोन निकालकर दोबारा ध्यान से देखा। जमीन पर पड़ा हुआ शख्स 604 वाला आदमी ही था। जैसे ही खून ये जांचने के लिए आगे बढ़ा कि वो जिंदा है या नहीं, उसी पल उसके कानों में एक कान फाड़ देने वाली आवाज गूंज उठी। अगला ही पल उस आदमी का सिर अलग होकर खून के पैरों के पास लुढ़क आया। उधर जुआंग को कुछ नहीं मिला और वो खून से मिलने चली आई। लेकिन उसे महसूस हुआ कि खून कुछ अजीब सा लग रहा है। वो और पास जाकर देखना ही चाह रही थी कि अचानक एक असहनीय चीख उसके कानों पर टूट पड़ी। उसने देखा, खून का शरीर अचानक झटकने लगा। घबराकर जुआंग 2 कदम पीछे हट गई। अगला ही पल खून उस पर झपक पड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। वो जितना भी उसका नाम पुकारती रही, कोई जवाब नहीं आया। उसकी आंखों में अब सिर्फ कातिलाना जुनून था, जैसे उस पर किसी चीज का कब्जा हो गया हो। उसी पल जुआंग ने पास पड़ी एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से खून के सिर पर दे मारा। इसी तरह वो किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हुई। वो जल्दी जल्दी सीढ़ी चढ़ने लगी, लेकिन पीछे से खून ने उसके पैर पकड़ लिए। बिल्कुल अंतिम पल में रेजिडेंस कमेटी की अध्यक्ष अचानक वहां आ गई और जुआंग को बचा लिया। जब जुआंग होश में आई, वो प्रॉपर्टी ऑफिस में थी। उसके जख्मों पर पट्टी बंधी हुई थी और उसे ये जानकर गहरा झटका लगा कि उसे बचाने वाली वही अध्यक्ष थी। उसने बताया कि वो संयोग से बेसमेंट के पास से गुजर रही थी, जुआंग को देखा और तुरंत मदद की। पुलिस को भी बुला लिया गया था, जो बेसमेंट की जांच कर रही थी। जुआंग का रवैया धीरे धीरे बदलने लगा और वो अध्यक्ष से बात करने लगी। उसने कहा, पूरे कॉम्प्लेक्स में मैंने अब तक सिर्फ 2 बच्चे देखे हैं, एक आपका बेटा और दूसरी 804 में रहने वाली जोंगुन की बेटी। ये सुनते ही अध्यक्ष के चेहरे पर हैरानी छा गई। सच समझ आते ही जुआंग सन्न रह गई, क्योंकि उसे साफ साफ याद था कि उसने जोंगुन के घर एक छोटी लड़की देखी थी। तभी जुआंग के फोन पर पुलिस का कॉल आया। बेसमेंट के दरवाजे पर पहुंचकर उसे पता चला कि खून मर चुका है। उसने पुलिस को बताया कि उसने बेसमेंट में एक लोहे का दरवाजा देखा था और उसे शक है कि उसकी बहन वहीं बंद हो सकती है।
लेकिन पुलिस ने कहा तलाशी हो चुकी है, ऐसा कोई दरवाज़ा वहां मौजूद नहीं है। पुलिस को यकीन हो चला था कि जुआंग अपने सदमे के कारण मानसिक रूप से टूट चुकी है। उन्होंने सख्त चेतावनी दी कि वो दोबारा बेसमेंट में न जाए, लेकिन जुआंग किसी भी संभावना को छोड़ना नहीं चाह रही थी। वो अकेले ही दोबारा बेसमेंट में उतर गई। वहां उसे अपनी बहन का कैमकॉर्डर मिल गया। एक वीडियो में जूही को 804 में जाते हुए दिखाया गया था, जहां कई वाइब्रेशन मशीनें लगी हुई थीं। यह साफ हो गया कि सारी आवाजें जोंगुन ही पैदा कर रही थी। वीडियो में कुछ और भी डरावने मंजर थे, जहां जोंगुन अपनी मां की आवाज में किसी से बात कर रही थी। लेकिन वीडियो में जोंग उन के अलावा कोई और नजर नहीं आ रहा था। ये सुनते ही जूही को तुरंत एहसास हो गया कि जोंग उन कितनी खतरनाक है, लेकिन अब बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। जोंग उन ने जूही को जोर से जमीन पर धक्का दिया और एक कप उठाकर उसके सर पर दे मारा। अब जुआंग को सब कुछ समझ आ चुका था। इस पूरे मामले के पीछे असल गुनहगार जोंग उन ही थी। तभी उसे कहीं से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज के पीछे गई और आखिरकार अपनी बहन को एक कोने में छुपा हुआ पाया। जूही मौत के किनारे थी। जुआंग ने बिना वक्त गवाए उसे उठाया और वहां से ले जाने लगी। लेकिन बेसमेंट के एग्जिट पर जोंग उन पहले से मौजूद थी। चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लिए, हाथ में हथौड़ा पकड़े, वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। जुआंग ने तुरंत लोहे का दरवाज़ा बंद कर दिया और अपनी बहन को दूसरी तरफ ले गई। लेकिन थोड़ा आगे जाकर उन्हें समझ आ गया कि वहां से निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। मजबूरन जुआंग ने पहले अपनी बहन को छुपा दिया और फिर आखिरी मुकाबले के लिए अकेली ही जोंग उन का सामना करने चली गई। जोंग उन ने खुद माना कि 704 में रहने वाली औरत भी उसी के हाथों मरी थी। उस औरत को हमेशा शिकायत रहती थी कि जोंग उन की बेटी घर में भाग दौड़ करती रहती है और शोर मचाती है। इसी गुस्से में जोंग उन ने अपनी बेटी को नीचे खेलने भेज दिया, लेकिन एक हादसा हो गया। एक डिलीवरी ट्रक ने उसकी बेटी को कुचल दिया। जोंग उन ने इस पूरी घटना का दोष 704 वाली औरत पर डाल दिया। अब वो धीरे धीरे जुआंग की तरफ बढ़ रही थी, उससे मारने के इरादे से। ये देखकर जुआंग पलटकर भागी और एक अस्थायी सुरक्षित जगह में खुद को छुपा लिया। तभी वो भयानक घिसने वाली आवाज फिर से गूंज उठी और उसके साथ कान चीर देने वाला शोर। इस शोर को बर्दाश्त ना कर पाने पर जुआंग ने तुरंत अपना हियरिंग एड निकाल दिया। अचानक दुनिया बिल्कुल खामोश हो गई, लेकिन अगले ही पल जोंग उन उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। आखिरी लम्हों में जोंग उन ने हथौड़ा उठाया और जुआंग के पीठ पर जोर से वार किया। जुआंग जमीन पर गिर पड़ी। जोंग उन उसके ऊपर बैठ गई, हथौड़ा उठाकर अंत करने ही वाली थी। तभी वो घिसने वाली आवाज एक बार फिर गूंज उठी। इसी मौके का फायदा उठाकर जुआंग किसी तरह वहां से भाग निकली। जैसे ही वो दरवाजा बंद करने लगी, जोंग उन पीछे पीछे दौड़ती आई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज मेरी जान बचा लो। लेकिन उसी पल जुआंग की नज़र 704 वाली औरत की आंखों पर पड़ी। वो नज़र इतनी भयानक थी कि जुआंग डर के मारे सर भी उठा नहीं पाई। आखिरकार जुआंग ने जोंग उन को बचाने का फैसला नहीं किया। उसने लोहे का दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे कभी 704 वाली औरत ने किया था। जोंग उन भी दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगी मदद के लिए, लेकिन सब बेकार था। बाकी निवासी इसे भी सिर्फ शोर ही समझेंगे। आखिर में जुआंग अपनी बहन के साथ बेसमेंट से बाहर निकल आई। कुछ दिन बाद 704 में रहने आई एक नई पड़ोसन तोहफे लेकर जुआंग से मिलने आई। थोड़ी हैरानी के साथ उसने 2 तोहफे दिए और वादा किया कि वो ऊपर शोर नहीं करेगी। और इसी के साथ 2025 की कोरियन हॉरर फिल्म नॉइज़ की कहानी यहीं खत्म होती है।
ये फिल्म कुछ हद तक 84 जैकब मतेओ से मिलती जुलती है, क्योंकि दोनों में शोर को ही कहानी का केंद्र बनाया गया है। हॉरर का माहौल काफी प्रभावशाली है। हाँ, कहानी थोड़ी उलझी हुई जरूर लगती है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।